नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। ये कार्यक्रम बहुत ही खास है क्योंकि हम आपसे जुड़ी हुई बातें करते हैं, हमसे जुड़ी हुई बातें करते हैं और कई सारी महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करते हैं। तो आज की कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों के बारे में। जैसा कि हमें ज्ञात है कि वोटिंग की डेट्स बहुत समीप है, तो हम मतदाता जागरूकता पर बात करेंगे, मेरा पहला वोट देश के नाम पर बात करेंगे। साथ ही साथ मौसम का मिजाज और बच्चों पर किस प्रकार से लू का प्रभाव पड़ रहा है, कैसे उनका बचाव कर सकें, इस पर भी चर्चा करेंगे। बताएंगे आपको विषय विशेषज्ञ के बारे में भी, लेकिन उससे पहले आप नोट कर लीजिए हमारे टोल फ्री नंबर्स, जिससे आप भी कॉल करके हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। जो टोल फ्री नंबर्स हैं वो डिस्प्ले किए जा रहे हैं, आप नोट कर सकते हैं, नीचे आपको दिखाए जा रहे हैं। हमारा जो एक टोल फ्री नंबर है वो है 0755266049। तो दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमें ज्ञात है, हम दिन की जब शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम तिथि पर नज़र डालते हैं। तो आइए देख लेते हैं आज की तिथि क्या है। आज की तिथि विक्रम संवत 2081, वैशाख माह कृष्ण पक्ष 9वीं तिथि है, 2 मई 2024, दिन है गुरुवार। दर्शकों, ये तो बात हुई तिथि की। जिस प्रकार से तिथि हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है, इसी प्रकार से इतिहास भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ खास घटित होता है हर दिन इतिहास में। तो आइए देखते हैं कि 2 मई को क्या कुछ खास घटित हुआ इतिहास में। 1981 में पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न और ऑस्कर अवार्ड से अलंकृत फिल्म निर्माता, निदेशक और लेखक सत्यजीत रे जी का जन्म हुआ था। वहीं 1929 में भारतीय राजनीतिज्ञ एवं साहित्यकार विष्णुकांत शास्त्री जी का जन्म हुआ था। वहीं 1950 में फ्रांस ने कोलकाता के पास स्थित अपने उपनिवेश चंद्रनगर को भारत सरकार को सौंपा था। वहीं 1952 में दुनिया के पहले जेट विमान डी हैविलैंड ने लंदन से जोहानिसबर्ग के बीच पहली उड़ान भरी। और बता दें आपको कि 2 मई को विश्व स्तर पर विश्व टूना दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड टूना डे मनाया जाता है। और ये दिवस संयुक्त राष्ट्र यूएन द्वारा टूना मछली के महत्व और संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया था। तो ये तो थी कुछ बातें इतिहास से जुड़ी हुई, दिवस से जुड़ी हुई। दर्शकों, विचार भी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हैं। कई बार हमारी सोच, हमारे जीवन में बदलाव आ जाता है जब एक हम पॉजिटिव विचार को अपने जीवन में आत्मसात कर लेते हैं। आइए देखते हैं विचार सेगमेंट में क्या कुछ खास है। जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो, वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वो समय हो या इंसान हो। बिल्कुल सही बात है कि जो निरंतर बदलाव लाता रहता है, बदलाव बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो निरंतर बदलाव लाता रहता है उसके जीवन में बहुत ज़्यादा सुख शांति नहीं रहती है। और दर्शकों, अब हम बात करने जा रहे हैं मतदाता जागरूकता के बारे में, मेरा पहला वोट देश के नाम। और हमारे देश का महापर्व अभी हाल ही में हम मनाने जा रहे हैं। जैसा कि हमें ज्ञात है कि 7 मई को भोपाल में भी वोटिंग होने जा रही है। तो मतदाताओं को और जागरूक करने के लिए, उनका उत्साह और दोगुना करने के लिए आज चर्चा करेंगे। और जैसा कि हमें ज्ञात है कि वो दिन छुट्टी का होता है, लेकिन हमें छुट्टी नहीं मनानी है, हमारे ऊपर बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है वोटिंग की। और आज इसी पर विशेष चर्चा के लिए विषय विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ स्टूडियो में हैं श्री रितेश शर्मा जी, जो कि सहायक नोडल स्वीप एवं सहायक यंत्री स्मार्ट सिटी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आप जी सर, जैसा कि ज्ञात है हमें कि लोकतंत्र का महापर्व हम मनाने जा रहे हैं। पूरा देश काफ़ी उत्साहित है और पूरे विश्व में मिसाल बन चुका है ये, क्योंकि ये बिल्कुल निष्पक्ष होकर, निडर होकर हर आम व्यक्ति वोटिंग करता है और हक पूरा अपने अधिकारों से चुनाव करके अपना जो लीडर है वो सिलेक्ट करता है। हमारे देश के लिए काफ़ी बड़ा पर्व होता है। सर, क्या कुछ कहेंगे आप इसके बारे में? बिल्कुल, हम हिंदुस्तानी भाग्यशाली हैं कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का हिस्सा बनने जाते हैं। बिल्कुल। और अक्सर ऐसा होता है कि ये मतदान जो है वो महायज्ञ है, और महायज्ञ में निश्चित ही हम सभी लोगों का कर्तव्य है कि अपनी अपनी आहुतियाँ इसमें दें। बिल्कुल। और मतदान करने जाएं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और जैसा कि हमारे इतिहास में भी लिखा गया है कि हमें किसी जाति या किसी समुदाय के पक्ष में ना होकर हम सभी को अधिकार होता है अपने अधिकारों को ग्रहण करने के लिए, और इसीलिए चुनाव आयोजित किए जाते हैं। सर, बहुत ही पास है अब जो चुनाव की तारीख है, 7 मई को भोपाल में वोटिंग होने जा रही है, लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास वोटर आईडी नहीं है। सर, उनके लिए क्या कुछ कहेंगे आप?
देखिए, वोटर आईडी कार्ड यदि आपके पास नहीं है जी। तो आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना वोट डाल सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो हमारा वोटर आईडी कार्ड है उसके जी। अलावा 12 ऐसे दस्तावेज हैं जी। जिसके माध्यम से हम अपना वोट डालने जा सकते हैं। शर्त यही है कि आपका जो मतदाता सूची में आपका नाम होना चाहिए, बिल्कुल। अर्थात कभी ना कभी आपने वोटर कार्ड बनाए हुआ होना चाहिए। बिल्कुल। तो उसमें जैसे हम आपके पास यदि आधार कार्ड है, जितने भी फोटो युक्त जो अन्य 12 दस्तावेज हैं उनमें मैं कुछ आपको नाम गिना देता हूं। जैसे आपके पास आधार कार्ड है, जी सर। पैन कार्ड है, आपका दिव्यांगता का सर्टिफिकेट है जिस पे फ़ोटो लगा हुआ हो, पासबुक हो बैंक की या डाकघर की जिस पे आपका फ़ोटो लगा हुआ हो, जी। आपका मनरेगा का जॉब कार्ड है जो वो भी आपका इसमें काम कर सकता है, पेंशन का यदि कोई कार्ड है तो वो भी इसमें काम कर सकता है। जी। दूसरा आपका पासपोर्ट, जनरली अधिकतर सबके पास होता है, पासपोर्ट बिल्कुल। आप लगा सकते हैं। और जो हमारे माननीय सांसदों को और माननीय विधायकों को, मंत्रियों को जो एक परिचय पत्र जारी होता है वो जारी कर सकते हैं, वो उससे कर सकते हैं। एक सर्विस कार्ड होता है, सर्विस कार्ड बनता है, स्मार्ट कार्ड, वो भी एक आरजीआई के द्वारा जारी किया हुआ एक कार्ड है, स्मार्ट कार्ड, उसको भी आप लेके आ सकते हैं। और गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो गवर्नमेंट की आईडी कार्ड यदि उनको इश्यू हुई है सरकारी तो उसको भी लेके जा सकते हैं। तो स्वास्थ्य बीमा, हेल्थ बीमा कार्ड अधिकतर मैं समझता हूँ सबके पास है, तो वो लेके जा सकते हैं। तो हमारे पास 12 ऐसे दस्तावेज हैं जिनके माध्यम से आप वोट कर सकते हैं। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छे से बताया है। इस चर्चा को और भी विस्तार से हम जानेंगे और महत्वपूर्ण है हमारे आईडी कार्ड्स। अगर आपके पास वोटर आईडी नहीं है तो सर ने जो 12 आईडी कार्ड्स बताए हैं उसमें से कोई भी एक आईडी कार्ड अगर आपके पास है तो आप अपना वोट दे सकते हैं। और अब हम आपको लेकर चलते हैं, हमारी सहयोगी गौरी हैं जो कि युवाओं से हम सभी को चर्चा करवाएंगी, उनके जो भाव है वो हमारे समक्ष प्रस्तुत करवाएंगे। आइए जोड़ते हैं हम हमारी सहयोगी गौरी से। मैं डॉक्टर श्रीमती गौरी खोटे एक्सटॉल कॉलेज रोहित नगर के प्रेमाइसेस में खड़ी हुई हूँ। हमारे देश में जो लोकसभा चुनाव हो रहा है 7 मई को है, उसके लिए मैं यहाँ एक्सटॉल कॉलेज आई हुई हूँ। यहाँ मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स और टीचर्स जुड़े हुए हैं। मेरा पहला वोट मेरे देश के लिए, उस कैंपेनिंग को लेकर हम यहाँ बच्चों से और टीचर्स से कुछ बात करेंगे, जानते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है वोट को लेके, फर्स्ट टाइम वोट को लेके। नमस्ते, मैं अखिल प्रताप सिंह, बीबीएस सेकेंड ईयर एक्सटॉल कॉलेज से। मैं दिव्यांशी कुशवाहा, बीबीएस सेकेंड ईयर से। इलेक्शन, देखिए हमारी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और इलेक्शन हमारे देश में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि वो अपने देश के लिए एक हाथ बढ़ाएं। ये सिर्फ गवर्नमेंट या फिर किसी पार्टी का ही वो एक ज़म्मा नहीं होता है कि बिल्कुल वो देश के लिए कुछ करे। हमारा एक फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने वोट से, लोग अपने वोट से, हम हमारे पहले वोट से एक ऐसा नेता चुने जो कि देश के विकास के लिए, उसकी तरक्की में अपना सहयोग दे। जैसे कि हमने बचपन से देखा है कि हमारे पेरेंट्स जाते थे, वोटिंग का डे होता था, इतने क्राइसिस होते थे, बहुत से गुड फेसेस होते थे और बहुत से बैड फेसेस होते थे, बट हमें मज़ा आता था कि हमारे पेरेंट्स वोट देने जा रहे हैं। वो अपने पूरा एक वर्ल्ड जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री की ओर इतना बढ़ गया है, और वो वोट देने जाते थे तो हमें भी लगता था कि कई बार हम भी बड़े होंगे, हम भी 18 अबव होंगे तो हमें भी वोट देने का मौका मिलेगा। तो अब हम उस फेस में आ गए हैं जहाँ हम 18 अबव हो गए हैं, तो ये हमारा पहला वोट बनता है और पहला फ़र्ज़ बनता है हमारे देश के लिए कि हम वोट दें और अपनी पार्टी चूज़ करें। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, मैं कुणाल शर्मा, बीसीए फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। ये मेरा पहला वोट होगा हमारे देश के नाम, और मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ उस चीज़ को करने के लिए, क्योंकि इससे ही हमारा देश आगे जाके आगे ही बढ़ेगा, क्योंकि हर एक वोट बड़ा कीमती वोट होता है। और मैं चाहूँगा कि जैसे हमारे देश में डेवलप्ड हुआ है वैसे ही आगे भी डेवलपमेंट होता रहे, और सरकार से भी यही निवेदन रहेगा, जो भी सरकार बने, कि हमारा देश को बस डेवलप करें और पढ़ाई में आगे बढ़ाए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ डेमन साहू। मैं बीकॉम सेकेंड ईयर एक्सोल कॉलेज का छात्र हूँ। मैं आप सबको यही कहना चाहूँगा कि हमारा हर एक वोट बहुत कीमती है। आप कई लोग पहला वोट है डर रहे होंगे कि हम किसे वोट दें। नहीं डरना आपको, आपका वोट आपका अधिकार है,
आप जिसे चुनेंगे पहले सोच समझ के चुनें कि आपको कौन अच्छा है, कौन क्या करने वाला है। सुप्रभात, मेरा नाम अनिरुद्ध भाटे है। मैं एक्सटॉल कॉलेज से BCA की पढ़ाई कर रहा हूँ। अभी मैं प्रथम वर्ष में हूँ। चुनाव में वोट देना बहुत ज़रूरी है। आप वोटिंग के थ्रू अपने राजनेता को चुन सकते हैं। अगर आपका चुना हुआ राजनेता अच्छे से कार्य नहीं करता है तो आप अगले चुनाव में किसी और राजनेता को चुन सकते हैं जो आपके लाभ के लिए कार्य करे। धन्यवाद। Sir, hello. My name is Bhupen Solanki. I am studying in Extra College BCA. So voting अपने लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे अपन अपन पॉलिटिकल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। वोट से अपन अपने नेता को चुन सकते हैं, जिससे अपना पॉलिटिकल सिस्टम, इको सिस्टम, एग्रीकल्चर सिस्टम पूरा मेंटेन हो पाए, जिससे अब स्ट्रॉन्ग हो पाए। My name is Zoya Khan and I am a student. I am a first year student and this is my first time when I vote and I am very excited for this. वोट हमारा राइट है। वोट करके हम चुन सकते हैं कि हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें हमारे लिए क्या बेटर है। हम हमारा लीडर चुन सकते हैं, हमें वोट करना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति गर्ग है। मैं एक्सटॉल कॉलेज में मैथ्स के प्रोफेसर हूँ। लोकसभा चुनाव होने वाले हैं 7 मई को, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम सभी अवश्य वोट दें। वोट हमारा अधिकार है। इससे हम अच्छा अपनी एजुकेशन सिस्टम में सुधार लाने के लिए या इकोनॉमिक सिस्टम में सुधार लाने के लिए वोट बहुत ज़रूरी है। और मैं सभी से ये अपील करना चाहूँगी कि वोट अवश्य दें। सादर अभिवादन आप सभी को। संचिता श्रीवास्तव मेरा नाम है। मैं एक्सटॉल कॉलेज में IT ट्रेनर हूँ और मेरी आप सबसे ये अपील है कि हम सभी को हमारे अधिकार को यूज़ करना चाहिए। ये अधिकार ही हमको ये ताकत दे रहा है कि हम अपनी सोसाइटी मेंटेन कर सकें। तो ये मेरा वोट मेरा अधिकार जो अभी चल रहा है ना, वाकई में यही वो चीज़ है जिससे हम हमारी सोसाइटी हमारे मुताबिक बना सकते हैं शायद। तो उन मुद्दों में जहाँ हम हर रोज़ उलझ रहे हैं ना, उन मुद्दों को हम इस एक अधिकार की मदद से शायद सुधार सकते हैं, कुछ उसमें नया बदलाव ला सकते हैं। मैं उपेंद्र थानेरकर एक्सटॉल कॉलेज में फैकल्टी के रूप में कार्यरत हूँ और मैं चाहता हूँ कि हमारे जो छात्र हैं जो पहली बार वोटिंग कर रहे हैं वो वोटिंग अवश्य करें। जो अवकाश है, उस दिन छुट्टी है, छुट्टी का पूरा फ़ायदा उठाएं और अपना वोट का पूरा जो उनका अधिकार है वो वोटिंग करें और अपनी सरकार जो वो लाना चाहते हैं, जो उनको लगता है कि बहुत अच्छा काम करती हैं उनके लिए, उसके लिए आप वोटिंग अवश्य करें। नमस्कार, आप सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार। मैं अंकिता जैन एक्सटॉल कॉलेज में इंडस्ट्री का काम देखती हूँ और एडमिन HR का भी काम करती हूँ। मैं ये कहूँगी, भारत में वोट ज़रूर दीजिए। आपका वोट आपका अधिकार, और आप वोट देंगे। अगर आप वोट नहीं देते तो आप पे किसी को भी उंगली उठाने का अधिकार नहीं है। इसलिए मैं कहूँगी आप वोट ज़रूर दीजिए, ताकि आप आगे जाके 5 साल में अगर आप अपनी बात रखना चाहेंगे तो आप रख सकते हैं उस अधिकार से, क्योंकि हमने भी वोट दिया है। इसलिए वोट ज़रूर दीजिए। धन्यवाद। अभी हमने एक्सटॉल कॉलेज के कुछ बच्चों और प्रोफेसर से बात की और सब ने बढ़ चढ़ कर एक्साइटमेंट के साथ वोटिंग के लिए अपनी अपनी प्रतिक्रिया रखी है। जो स्लोगन है, मेरा पहला वोट, चुनाव का पर्व। बहुत बहुत धन्यवाद गौरी जी, आपने बहुत अच्छी चर्चा हमारी युवाओं से कराई और हमने देखा कि कितने उत्साहित हैं आज युवा ही नहीं, वहाँ जो प्रोफेसर्स भी थे वे बेहद उत्साहित हैं, क्योंकि ये 18वां लोकसभा चुनाव है और कई सारे युवा पहली बार ये वोट देंगे। वे 18 साल के होने जा रहे हैं और सुनहरे भारत के निर्माण में इस महायज्ञ में अपनी आहुति देने जा रहे हैं। हमारे साथ श्री रितेश शर्मा जी हैं, सहायक नोडल स्वीप एवं सहायक यंत्री स्मार्ट सिटी। चर्चा हम कर रहे हैं मतदाता जागरूकता के बारे में, मेरा पहला वोट देश के नाम। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम सभी पर, और जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि जिनके पास वोटर ID नहीं है वो किस प्रकार से वोट देने जा सकते हैं। और सर ने हमें बहुत अच्छे से बताया कि 12 IDs हों आपके पास तो उनमें से किसी को भी दिखाकर आप वोट दे सकते हैं। सर, जानना चाहेंगे कि मतदाता केंद्र के बारे में अगर किसी को जानना हो, क्योंकि मतदाता केंद्र में जाकर ही वोटिंग होती है, तो किस प्रकार से जान सकते हैं, क्योंकि अगर वोटर ID नहीं आया है और किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो कैसे पता कर सकते हैं?
बिल्कुल ही वाजिब क्वेश्चन किया है आपने। और जी एक आम व्यक्ति के मन में अक्सर यही सवाल आता है कि कई बार उनके वोटिंग जो केंद्र हैं वो कई बार सर। चेंज हो जाते हैं, बिल्कुल। ज़्यादा मतदाता या कुछ रीशफल हो जाते हैं, जनरली तो वही रहते हैं। हर जगह पे 1 किलोमीटर के दायरे पे हर व्यक्ति को आपको एक उनका मतदान केंद्र मिलता है। तो बिल्कुल मतलब अप्रोचेबल जगह पे सुविधा युक्त तरीके से बनाया जाता है। फिर भी यदि आपको नहीं मालूम होता है तो उसके सिंपली 2 तरीके हैं, बल्कि हम कहेंगे कि 3 तरीके हैं। यदि आपको मतदाता पर्ची मिली है तो उस पर आपका मतदान केंद्र और आपका सरल क्रमांक और भाग क्रमांक रहता है। फिर भी यदि आपको मतदाता पर्ची भी नहीं मिली है किसी माध्यम से, तो आप आजकल सभी नेट से भी हैं, मोबाइल से भी हैं, सभी लोग इंटरनेट का यूज़ करते हैं। तो आप सिंपली हमारी एक वेबसाइट है जो ECI के द्वारा बनाई गई है। तो ECI की वेबसाइट पर हम जा सकते हैं, जिसका ID है www.voters.eci.gov.in पर यदि आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको मिलता है नो योर पोलिंग स्टेशन। तो नो योर पोलिंग स्टेशन पर यदि आप अपना वोटर कार्ड का एपिक कार्ड नंबर डालते हैं तो आपको वहाँ पर उसका पता मिल जाता है। फिर भी यदि आपको जो पता करना है वो आप 1950 डायल करके भी आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। और एक मोबाइल एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन पे भी वोटर्स हेल्पलाइन, इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और उससे भी ये जान सकते हैं। बिल्कुल दर्शकों, www.voters.eci.gov.in इसको नोट कर लीजिए और इस ऐप के माध्यम से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, अशोक जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है अशोक जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हम बात कर रहे हैं मतदाता जागरूकता के बारे में। मैडम जी, मैं सबसे ये जानना चाहता हूँ, उनको ये बताना चाहता हूँ कि मतदाताओं को जागरूक करने के लिए ये क्या क्या कदम उठा रहे हैं। जैसे कि बहुत से मतदाता क्या करते हैं कि हम जाते नहीं है, या तो फिर उनके कुछ काम धाम रहते हैं, उन नेताओं के द्वारा होते नहीं है, तो वो परेशान हो जाते हैं। तो कहते कहीं भी जाओ भैया, कोई काम वाम होता है नहीं अपना, अपने को क्या करना है वोट डाल के। तो हमने उनको बताया आप नोटा में वोट डालो, तब तो आपके बारे में कुछ पता चलेगा उनको। अगर वोट डालने नहीं जाओगे, वहाँ तक जाओगे नहीं, तो कैसे आपकी समस्या का समाधान होगा। तो इनको जागरूक करने के लिए आप क्या कदम उठा सकते हैं? सरकारी तौर पे ये तो काम अच्छे से कर सकते हैं, आप ये कदम उठाएं आप। बिल्कुल अशोक जी, संदेश भी है और प्रश्न भी है, बहुत अच्छा सुझाव दिया है इन्होंने। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि जागरूकता एक विषय है और मेरा एक छोटा सा एक कर्तव्य की हम बात करते हैं तो हमारा ये कर्तव्य है कि सबसे पहले तो हम हम जनरली हम मांगते हैं कि हमारे अधिकार क्या हैं। तो अधिकार और कर्तव्य दोनों साथ साथ चलते हैं। तो यदि आप अधिकारों की जब बात करते हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम उस व्यवस्थाओं में सहयोग करें। तो हमारी सबसे पहला कर्तव्य ये, जब इलेक्शन के टाइम पे तो मतदान करना है। फिर भी यदि किसी को जागरूक करना है तो सरकार बहुत अच्छे से प्रयास कर रही है। सरकार बूथ लेवल पर एक चलो बूथ की ओर हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन का अधिकारी के द्वारा किया जा रहा है। फिर हमारा जो मतदाता रैली निकाल कर हम लोग कर रहे हैं, हमारे कैंपस एम्बेसडर इसमें और स्टूडेंट जो हैं, आप जैसे लोग जो हैं हमारा बड़ा सहयोग कर रहे हैं। स्कूल कॉलेजों में इलेक्ट्रोलिटरेसी क्लब हैं जहां से हम लोग उनको शिक्षित कर रहे हैं। हमारे जो BLOs हैं वो मतदाताओं को घर घर जाकर बता रहे हैं कि हमारे को वोट डालना है। तो सरकार जो है वो अपनी ओर से बहुतेरे प्रयास कर रहे हैं। हमारे हर जगह पे कुछ प्रोत्साहन योजना भी चल रही है। भोपाल में खासकर ऐसी योजनाएं चल रही हैं कि यदि आप वोट करने जाते हैं तो आपको कुछ ना कुछ प्रोत्साहन मिलता है। सर, आप ऐप के बारे में बता रहे थे तो हम हमारे दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप उनको साक्षात्कार करके दिखा पाएँ कि ये जो एपिक कैब ऐप है उसके माध्यम से किस प्रकार से वे अपने मतदान केंद्र के बारे में जान सकते हैं, क्योंकि वोटर ID किसी किसी के पास नहीं। तो प्लीज़ आप दिखाइए सर। बिल्कुल, मैं इसमें आपको मैं उस वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ जहाँ पर हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही सुगम्य और बहुत ही सुलभ आसान से 3 स्टेप में आप अपने मतदान केंद्र के विषय में जान सकते हैं।
आप ये जान सकते हैं कि वहाँ पर हमारा बीएलओ कौन है, हमारे एसडीएम साहब कौन है, कलेक्टर साहब कौन है, और मतदान केंद्र क्या है और हमारा सरल क्रमांक क्या है। ऐसी तमाम जानकारी जो है वो आपको केवल 3 स्टेप के माध्यम से प्राप्त हो सकती है। और मोबाइल एप्लीकेशन में वोटर्स हेल्पलाइन आपके प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं पहले तो मैं आपको ना उस वेबसाइट पर लेके चलता हूँ, जहाँ से यदि आपको नहीं मिलता है तुरंत अपने मोबाइल पर गूगल खोलिए और गूगल पर ये चीज़ें आपको टाइप करनी हैं। बिल्कुल सर, मैं इसको रितेश खोल देता सर हूँ। हमको दिखा रहे हैं कि गूगल पर जाकर किस प्रकार से हम उस ऐप को डाउनलोड हम कर लोग सकते हैं। इसको मोबाइल पे कर सकते हैं। मोबाइल पर हम लोग टाइप करेंगे VOTERS voters.eci.gov.in। आप देख सकते हैं कि एक साइट है वो खुल जाती है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बड़ी सुगम्य साइट है और बहुत ही सरल तरीके से हम इसमें आप जान सकते हैं। आप देख सकते हैं मोबाइल, ये चूंकि लैपटॉप है इसलिए आपको राइट हैंड साइड पर ये सारी चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पर, लेकिन लैपटॉप में आप जब मोबाइल में खोलेंगे तो आपको स्क्रॉल करके ऊपर जाना होगा। यहाँ से आप अपना नया वोटर कार्ड बना सकते हैं, यहाँ से आप अपना वोटर कार्ड में संशोधन कर सकते हैं, यहाँ पर आप अपने पता बदलवा सकते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड में ये सारी एप्लीकेशंस दी हुई हैं। और राइट हैंड साइड पे जो हम अभी आप काम की अपन बात कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है सर्च इन इलेक्टोरल रोल। सर्च इन इलेक्टोरल रोल ये वाला जो एरिया है, यहाँ से आप अपना मतदाता सूची में आपका नाम है कि नहीं यहाँ से आप जान सकते हैं। और नीचे आप देखेंगे कि ये नो योर पोलिंग स्टेशन, ये बैंगनी कलर से जो लिखा हुआ है, एंड ऑफिसर जो बीएलओ है वो जान सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं कि हमारा मतदाता सूची में नाम है कि नहीं और कौन से क्रमांक पे है। जनरली पर्ची नहीं आती है तो हम लोग अनभिज्ञ होते हैं। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कैसे जानेंगे। हमने ये यहाँ पर हमने अपना मतदाता सूची के लिए लाइन डायल किया। देख सकते हैं कि यहाँ पर एक विंडो खुलती है, उस पर लिखा हुआ है योर एपिक नंबर। और एपिक नंबर हमेशा वोटर कार्ड पर आपका जहाँ फ़ोटो होता है वहाँ पर सीधे हाथ के कॉर्नर पर आपका एपिक कार्ड का नंबर होता है। यदि मैं यहाँ पर अपना एपिक कार्ड डालता हूँ, यदि देखिए तो आपको तुरंत मिलेगा मेरा WBX06755112। आप इसमें फिर आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। आपने मध्य प्रदेश सेलेक्ट किया, यहाँ ये कैप्चा डालना है 635 और सिंपली इस सर्च के बटन पर आप दबाएंगे तो देखिए आपको यहाँ पर सारी जानकारी मिल जाती है। एपिक कार्ड नंबर, ये नाम है, यहाँ पर एज, पिता का नाम, स्टेट और आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, असेंबली कौन सी है, पार्ट कौन सा है, भाग संख्या और आपका मतदान केंद्र, ये आपका मतदाता सूची का सरल क्रमांक। तो इस प्रकार से आप इसमें डाल सकते हैं। अब यदि हम बात करें कि आपको आपका पोलिंग स्टेशन नहीं पता है, यदि आपको मतदान केंद्र नहीं पता है तो सिंपली आप यहाँ से आप जाइए, फिर वही प्रक्रिया आपको करनी है। यहाँ से आपको अपना एपिक कार्ड डालना है। बिल्कुल सर एपिक नंबर आप डाल रहे हैं और ये जानने के लिए कि आपका बीएलओ कौन है। ये मेरा बीएलओ और आपका पोलिंग स्टेशन। पहले हमने जाना कि हमारा मतदाता सूची में नाम है कि नहीं, और अब हम जान रहे हैं कि हमारा पोलिंग स्टेशन कौन सा है और हमारा बूथ लेवल ऑफिसर कौन सा है। बिल्कुल। और उसका फोन नंबर क्या है। जी सर। तो हम अपना इसमें एपिक नंबर अपना डाल दिया है, नंबर डाल दिया है। कैप्चा डालेंगे, यहाँ पर ये इसको कैप्चे को डालेंगे 9। बहुत महत्वपूर्ण है बीएलओ के बारे में भी जानना, क्योंकि हमारी जो क्वेरीज है वहीं से दूर होंगी और पोलिंग स्टेशन भी क्या है। बिल्कुल, बीएलओ आपका बूथ लेवल का अधिकारी आपकी सहायता के लिए है। बिल्कुल, आपको सभी सहायता वो देगा। और देखिए यहाँ से पूरी जानकारी मात्र 2 क्लिक में, मैंने सिर्फ एपिक कार्ड भरा है
और एपिक कार्ड का नंबर डालते ही मुझे यहाँ पर ये मिल जाता है मेरा BLO कौन है। जी। ये आप देखिएगा यहाँ पर, ये मेरे BLO संदीप सिंह हैं और उनका फ़ोन नंबर है। आप इनको लगाकर जो आपको हेल्प चाहिए वो मिल सकती है। यहाँ हमारे SDM साहब का नंबर है, यहाँ हमारे कलेक्टर महोदय का नंबर है, ये आपका मतदान केंद्र आ गया, और ये भोपाल दक्षिण पश्चिम विधानसभा यहाँ का आ गया, और आप किस ज़िले से हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस सिंपल 2 क्लिक से प्राप्त हो सकती है। तो हम इसका इस्तेमाल करें, और मैं सबसे निवेदन करूंगा कि यदि आप कहीं देख रहे हैं और सीख रहे हैं तो लोगों को बताएं, रील बनाएं। हम लोगों ने भोपाल में एक रील बनाओ, मैं बता देता हूँ, यदि आप इसकी जागरूकता की बात चल रही थी, तो अगर जागरूकता में यदि कोई इसकी रील से पहले एक जो मेरा प्रश्न है, किसी के पास अगर एपिक ID भी नहीं होता है या वो इतना साक्षर नहीं है, तब उसको कहाँ संपर्क करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए? देखिए, यदि एपिक कार्ड उसके पास नहीं है, यदि मान लो वो एक साक्षर नहीं है, तो उसे जो उसने पहले कभी वोटिंग की हो तो अपने मतदान केंद्र, किसी भी मतदान केंद्र पर पहुंच जाए। तो मतदान केंद्र पर वहाँ पे कोई भी BLO होगा तो उसको वो बता सकता है कि उसको अपना वोटर ID कार्ड जो का नंबर यदि उसको ज्ञात होना जरूरी है, जी सर, तभी वो बता सकता है। मकान नंबर के हिसाब से जैसे अब आपका BLO बता देगा, जनरली लोगों को पता होता है, और आप नहीं बता पा रहे हैं तो आप SDM कार्यालय के माध्यम से ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जी सर, महत्वपूर्ण जानकारी है ये कि अगर आपके पास वोटर ID नहीं है, एपिक नंबर भी नहीं पता है, तो आपको ये तो पता रहता है कि कौन सा मतदान केंद्र समीप है, कहाँ आप जाया करते हैं, या परिवार से जो वोट करने जाते हैं वो कहाँ जाते हैं। तो उस मतदान केंद्र पे जाकर आप संपर्क कर सकते हैं और जान सकते हैं। ये हमारा अधिकार है, तो हमें अपने अधिकारों के लिए पीछे बिल्कुल नहीं हटना है। जरूर पता करिए अपना एपिक नंबर और मैं तो ये कहूँगा, ये एक बात और आपको बिल्कुल जोड़ना चाहूँगा कि हम अपने पड़ोसियों से संबंध जरूर अच्छे रखें। बिल्कुल, क्योंकि कई ऐसे आड़े वक्त पे पड़ोसी हमारे बहुत काम आते हैं। तो यदि आपका एपिक कार्ड नहीं मिल रहा है, आपको याद नहीं है, तो आपके आस पड़ोस वाले जरूर कोई ना कोई सजग व्यक्ति होगा जो कि वोट देने जा रहा होगा। बिल्कुल, तो आप उसको भी जगाइए, खुद साथ में जाइए, और उसके साथ में कहीं आसपास सीरियल नंबर में आपका नाम भी होगा। बिल्कुल, तो इस तरीके से आप थोड़ा ट्रिक से आप प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात आपने कही है, हम सभी को जागरूक कर रहे हैं आप। सर, कई सारे नवाचार किए जा रहे हैं, भोपाल में बात करें, मध्य प्रदेश में बात करें, जिससे मतदाता में जागरूकता आए और परसेंटेज भी बढ़े वोटर्स की, उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। कौन कौन सी गतिविधियां आयोजित की जा रही है? बहुत सारे नवाचार हैं इसमें। जी बिल्कुल, बताना चाहूँगा कि इस समय पे हमारा जो चैलेंज है वो लोगों को बूथ तक लेके आना है। बिल्कुल, और इस समय पे हमारा ऐसा प्रयास है कि हम लोगों को अधिक से अधिक संख्या में ये बता सकें कि मतदान उनका कर्तव्य है। तो हमारे जैसे पूरे प्रदेश में ही सभी जिलों में कुछ ना कुछ नवाचार हो रहा है, प्रोत्साहन की योजनाएं चल रही हैं, और रैली निकाल रहे हैं, मतदाता उस पर गीत बना रहे हैं। हमारे यहाँ नगर निगम में जो हमारी कचरा गाड़ी आ रही है उस पर एक जिंगल बज रहा है। हमारे स्वीप पार्टनर्स हैं वो अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर, अब मैं भोपाल की यदि जिक्र करना चाहूँ तो भोपाल में, और इसे इंदौर की मैं पहले जिक्र करूँगा। इंदौर में जैसे कुछ व्यापारियों ने ऐसा कर दिया है कि आप मतदान करके आएंगे तो आपको पोहा और जलेबी इतने से इतने बजे तक फ्री मिलेगा। ऐसे ही भोपाल में बहुत सारे नवाचार किए जा रहे हैं। भोपाल में हम लोगों ने यूथ के लिए नवाचार किया है कि आप फ़ोन करिए और मतदाता के विषय में वो सवाल पूछे जाएंगे, उनका सवाल का जवाब आप सही देते हैं तो आपको 2 टिकट मूवी के मिलते हैं। ये पहला नवाचार। दूसरा नवाचार जो है, हमने एक सोशल मीडिया का जो ज़माना है, यदि आप मतदान के जागरूकता के लिए यदि आपने कोई रील बनाई है तो उस रील में यदि 5000 से ऊपर लाइक्स आते हैं तो वो कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हैं, और उन्हें 25,000 रुपये का प्रथम पुरस्कार हमारे यहाँ से रखा गया है। तो इस प्रकार से चलेंगे। एक और महत्वपूर्ण योजना चल रही है, हर बूथ पर हम लोग लकी ड्रॉ का आयोजन करने जा रहे हैं। उस लकी ड्रॉ में 3 बार हर मतदाता को पुरस्कार प्राप्त करने का अवसर मिलने वाला है। वो उसको करना ये है कि मतदान करना है, और एक लकी ड्रॉ का एक कूपन जो है वो उसमें डालना है, अपना नाम नंबर लिख के। आपको प्रातः 10 बजे, 2 बजे और शाम को 6 बजे, ये 3 चरणों में आयोजित होगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ उपस्थित सभी लोगों को, पूरे भोपाल वासियों को,
कि हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स और व्यापारी वर्ग ने इसमें बड़ा सहयोग किया है। सर बिल्कुल, हमारे साथ व्यापारी संघ के जो अध्यक्ष हैं योगेश साहू जी, वो भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ और उनसे जानना चाहेंगे कि वे भी काफ़ी उत्साहित हैं और मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं। सर बताइए, किस प्रकार से आपका सहयोग, आप अपना सहयोग कर रहे हैं मतदाताओं को जागरूक करने के लिए? जी नमस्कार सभी को, आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। हम लोग MP नगर व्यापारी महासंघ से हैं। मैं अध्यक्ष योगेश साहू हूँ। अभी वर्तमान में वोटर्स प्रतिशत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े और हमारे मतदाता बहुत जागरूक हों, उसके लिए हम लोग सभी एसोसिएशंस मिलकर सरकार के साथ, जिला प्रशासन के साथ ये कुछ एक योजना लेके आए हैं, जो जीतो बम्पर इनाम वाली योजना। आप देख रहे हैं, सभी लोग पेपर मीडिया में भी आ रही है ना। इसमें अधिक से अधिक संगठन जुड़ चुके हैं और जुड़ भी रहे हैं। वो लोग अपने अपने हिसाब से इसमें प्रोत्साहन के लिए गिफ्ट वगैरह भी दे रहे हैं और ऊपर से अभी शासन प्रशासन के साथ मिलकर लकी ड्रॉ भी कराएंगे। जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन हम लोग कि कैसे मतदाता ज्यादा से ज्यादा घर से निकले और उसको भी फायदा हो और उसको भी एंजॉय, मतलब एक जैसे हम लोग कहते हैं कि लोकतंत्र का महापर्व है जी सर, ये तो हम उसको कैसे मनाएं, तो उसके लिए ये सब व्यवस्थाएं हो रही हैं। कई बूथों पे हम लोग व्यापारी महासंघ जो भी जहां जो बूथ है मार्केट के पास या फिर जिस हिसाब से, उन पे ठंडे पानी की व्यवस्था, छाछ वगैरह, चाय वगैरह की व्यवस्था भी करेंगे। इसके साथ साथ जो मिठाइयाँ वगैरह हैं उस पर भी 10% का डिस्काउंट है। ज्वेलरी मार्केट में डिस्काउंट्स हैं। मतलब जो भी वोट डाल के आएगा और अपनी उंगली पे स्याही दिखाएगा तो उसको इन योजनाओं का लाभ जरूर मिलेगा, है ना। और इसके बाद जो जीतेगा इसमें डायमंड रिंग्स वगैरह, फ्री राइड्स वगैरह, है ना। और क्या कहते हैं, जैसे कपड़ा व्यापारी संघ की तरफ से हमें डायमंड रिंग्स देंगे मतदाताओं को, है ना। एक लैपटॉप भी है और सैकड़ों ऐसे बड़े इनाम हैं और लगभग 6000 से अधिक इनाम हमारे छोटे इनाम है, जो हर बूथ पे हर 2 घंटे में एक लकी ड्रॉ होगा। उसमें मतदाताओं को वो इनाम वहीं पे तुरंत दिए जाएंगे और 100 लकी ड्रॉ के इनाम, जो बड़े इनाम है, वो बड़े मंच से प्रदान किए जाएंगे। इसमें भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स और भोपाल के जितने भी संगठन हैं, आपका जो योगदान है काफ़ी सराहनीय है और इसी प्रकार से कई सारे समाज सेवक हैं, कई सारे लोग हैं जो मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं, हर आयु वर्ग के लोगों को। हमारे साथ रितेश सर हैं जो कि हमें बता रहे हैं बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें, नवाचार के बारे में बताया। सर जारी रखेंगे। जी सर। जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा कि मतदान करके बनिए मत वाले। बहुत अच्छी यदि बात आप है, जी मत सर। वाले खुद को कहलाना चाहते हैं और ये चाहते हैं, यदि आप अपने हिंदुस्तान का जो दिल है मध्य प्रदेश, उसको नंबर 1 बनाना चाहते हैं और मध्य प्रदेश के दिल की धड़कन यदि भोपाल है, तो भोपाल वासियों से मेरा आग्रह है कि उस दिन हमारे लिए वोट करने जाइए, घर से निकलिए और संभव करिए कि 12 बजे तक आप वोट डाल दीजिए। आप निश्चित ही मानेंगे कि भोपाल हमारा नंबर 1 बने। मतदान हमारा कर्तव्य है और लोकतंत्र में सबकी हिस्सेदारी को सार्थक कीजिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद रितेश शर्मा सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को बताई और जागरूक किया कि अगर वोटर आईडी नहीं है तो किस प्रकार से आप अपना अधिकार जो है वोट ज़रूर डालना है। हमें कैसे भी सारे काम छोड़ देने हैं, चाहे गर्मी हो, बारिश हो, ये हमारा अधिकार है और हमारे देश को फिर से स्वर्णिम भारत बनाना है तो हमें अपने अधिकार का उपयोग ज़रूर करना है। बहुत बहुत धन्यवाद रितेश शर्मा सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। और दर्शकों, जैसा कि आपको पता है कि हम आपको पर्यटन पर भी लेकर जाते हैं और इस बार पर्यटन पर हम आपको लेकर चल रहे हैं झाबुआ। झाबुआ सृष्टि की उदारताओं और मानवीय विडंबनाओं का संजाल। झाबुआ आदि धरा की आदिम सभ्यता से उपजे तिलिस्मों और रहस्यों का भूखंड झाबुआ। निगाह की हद तक फैली हुई छोटी छोटी पहाड़ियों, टीलों, उपत्यकाओं का विस्तार। दरअसल ये प्राचीनतम पर्वतों, विंध्याचल और सतपुड़ा की श्रृंखलाएं ही हैं जो यहाँ तक आते आते मालवा के पठार में रूपांतरित हो जाती हैं। इतनी एकात्म हो जाती हैं ये कि फर्क करना मुश्किल हो जाता है
कि विंध्या के बीच सतपुड़ा है कि सतपुड़ा के बीच विंध्या। यूं इनका सिलसिला भारत के पश्चिमी तट पर बने नर्मदा सागर से लेकर अरावली पर्वत के दक्षिणी भाग तक निरंतर है। इनकी परिधि में आते हैं सूरत, भड़ौच, डूंगरपुर, उदयपुर और चित्तौड़ भी। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान के सीमांत और पश्चिमी मध्य प्रदेश की आदि धरा पर बसी है आदिम जातीय भील सभ्यता। झाबुआ, धार, सैलाना में इनकी आबादी तुलनात्मक रूप से अधिक और गहन है। भील जनजाति भारत का तीसरा सबसे बड़ा जाति समाज है। बूढ़ी बुजुर्ग धरती की सिलवटों को यहाँ देखा और महसूस किया जा सकता है। संस्कृत के ग्रंथों में जो निषाद देश कहा जाता है वो यही है। इतिहास में चीनी यात्री फाहियान द्वारा इसी को भीलमान भील कहा गया है। यह सुविज्ञ है कि भील धनुर्धर जाति है। भील का अर्थ ही भेदना होता है। कहा भी गया है भीदंती इति भीलाः। ये अचूक निशानेबाज होते हैं। इनकी कथा हमें महाभारत में भी मिलती है। द्रोणाचार्य इनके लक्ष्य भेदन से इतने प्रभावित और आतंकित हुए कि इनसे इनका अंगूठा ही मांग लिया। एकलव्य की इस कथा के जमाने से भील अपने धनुष पर तर्जनी और मध्यमा उंगलियों के द्वारा ही प्रत्यंचा तानता है। इनके हाथ से अंगूठे का इस्तेमाल तो जाता रहा, परंतु निशाना नहीं गया। ये आदिवासी वनांचल इसलिए सुप्रसिद्ध है कि बहुत पहले जबकि राठौड़ राजवंश का राज्य था, आदिवासी यहाँ पर अपना आधिपत्य रखते थे। वे राजा भोज को भी अनेक युद्धों में सहायता देते थे। धीरे धीरे यहाँ पर लबाना नायकों ने अपना शासन स्थापित कर लिया और ये वन भूमि और वनांचल में सिरकते गए। आदिवासी समाज अपना उत्थान, अपना उद्गम कुशलगढ़ राजस्थान के ढोलका गांव से मानता है। कसूर और डामोर इनकी प्रमुख जातियां हैं और ये बड़े गौरव के साथ अपनी संस्कृति को सहेजे हुए हैं। तो ये तो थी खूबसूरत सी वादियाँ झाबुआ की। दर्शकों, अब एक और महत्वपूर्ण विषय, आज हम एक और महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे जो कि है मौसम का मिजाज, जो कि लगातार बदल रहा है और बच्चों पर किस प्रकार से लू का प्रभाव पड़ रहा है। और इसी पर आज विषय विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ डॉक्टर राजेश टिक्कर सर हैं, जो कि शिशु रोग विशेषज्ञ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही में श्री वेद प्रकाश सिंह जी हैं, जो कि वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक हैं एवं उपनिदेशक मौसम केंद्र भोपाल से हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो दर्शकों, जैसा कि हमें याद है कि ग्रीष्म काल चल रहा है हमारे भारत में। मार्च से ही ग्रीष्म काल शुरू हो जाता है, लेकिन भीषण गर्मी जिसके नाम से हम डरते हैं कि बहुत तेज़ धूप है, आज उसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन निरंतर गर्मी के साथ साथ बारिश, बारिश के साथ साथ ठंडक और बिजली, ये भी देखने को मिलती है। तो वेद प्रकाश सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि इतना सारा बदलाव हो रहा है मौसम में, उसके पीछे क्या प्रमुख कारण है? देखिए, एक तो जो प्राइमा फेशी एक रीजन दिखता है सीधे सीधे क्लाइमेट चेंज का, उसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझाएं अगर, तो जो धरती का तापमान है खासकर लैंड और ओशन एरियाज़ का, वो लगभग पिछले 150 सालों में
1.2 से 1.5 डिग्री सेल्सियस अलग अलग हिस्सों में बढ़ चुका है। और ये जो तापमान बढ़ने की दर है, अगर इसके हम 1850 ऑनवर्ड्स बात करें तो ये लगभग 0.06 डिग्री पर डिकेड था, लेकिन लगभग 1980 के बाद से इसमें काफ़ी तेज़ी आई है और अब ये लगभग 0.2 डिग्री पर डिकेड हो गया है। तो जो एक अभी लेटेस्ट IPCC का जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से ये था कि इस सेंचुरी के एंड तक 2 डिग्री का जो राइज़ है वो एक्सपेक्टेड था, लेकिन वो हम टारगेट पहले ही कर रहे हैं, जो एक अपने आप में एक भयावह स्थिति है। बिल्कुल सर। और इसके कारण जो अलग अलग जो ग्लोबल लेवल पे चेंजेस देखने को मिले हैं, चाहे वो हिमखंडों का पिघलना हो या फिर समुद्र की सतह का तापमान है वो बढ़ना हो या फिर जो लोकल लैंड के मास के ऊपर चेंजेस है, उनके वजह से जो वेदर पैटर्न्स हैं किसी भी स्थान विशेष पे उसमें बहुत ज़्यादा रैपिड चेंजेस आए हैं। जो आपके एक्सट्रीम वेदर्स होते हैं, जैसे हैवी रेनफॉल है या लाइटनिंग या थंडरस्टॉर्म की घटनाएं हैं या फिर तेज़ हवाओं का चलना, उनकी फ्रिक्वेंसी बढ़ गई है। जैसे आपने अगर इवन लोकल MP में या भोपाल में भी एक्सपीरियंस किया हो, तो जो महीने में 2-3 दिन बारिश के होते थे, खासकर प्री मानसून सीजन में, वो अब 10 से 15 दिन हर महीने जनवरी से मई तक देखने को मिल रहा है। इसी तरीके से अगर हम मानसून पीरियड की बात करें तो वहाँ पे बारिश रोज़ हल्की या मध्यम ना होके एक दिन में बहुत ज़्यादा पानी बरस जाता है और दूसरे दिन सूखा हो जाता है। बिल्कुल सर। तो ये जो एक्सट्रीम है एक तरीके से ड्रॉट के टर्म में भी, फ्लड के टर्म में भी, और साथ में टेम्परेचर एक्सट्रीम्स की या तो तापमान बढ़ते नहीं है या फिर बढ़ते हैं तो अचानक से 44-45 डिग्री ऐसे पहुंच जाते हैं। तो इस तरीके का जो एबनॉर्मेलिटी है ये इसकी वजह से देखा जा रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है। निरंतर तापमान बढ़ रहा है हमारी पृथ्वी का, साथ ही साथ समुद्र का स्तर भी बढ़ रहा है। महत्वपूर्ण बात आपने बताई। हमारे साथ डॉक्टर राजेश टिक्कर सर हैं। सर, गर्मी लगातार बढ़ रही है। अब गर्मी सिर्फ 2-3 महीने की नहीं बची है, भारत में भी बात करें अगर, गर्मी लगातार चलती है। मेरे ख्याल से अक्टूबर तक हम देख सकते हैं कि जब तापमान होता है, दिन का समय होता है, तो भीषण गर्मी होती है। और ख़ासकर ग्रीष्मकाल चल रहा है, लू का प्रकोप जारी है। लू के प्रकोप से हमें बच्चों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो किस प्रकार से हमें ध्यान रखना चाहिए बच्चों का? जैसे कि अभी मौसम विशेषज्ञ ने बताया कि मौसम में बहुत बदलाव आ रहे हैं जी, और हम अभी अप्रैल के महीने से ही बहुत गर्मी का प्रकोप देखने में आ रहा है। और हम सभी जानते हैं कि वयस्कों के कंपेयर में जो बच्चों की इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम होता है या इम्यूनिटी होती है वो कंपेरेबली कम होती है जी। और हमारे शरीर का एक अंदर तापमान मेंटेन रहता है और बाहरी तापमान ज़्यादा बढ़ने पर उस तापमान को मेंटेन करने में थोड़ी असुविधा होती है। तो गर्मी बढ़ने के कारण हीट स्ट्रोक या साधारण भाषा में जिसको हम लू भी कहते हैं, उसका प्रकोप सबसे ज़्यादा होता है और बच्चों में ये प्रकोप ज़्यादा दिखाई देता है। बिल्कुल सर। जो सामान्य लक्षण होते हैं वो सर दर्द होना, तेज बुखार आना, उल्टी आना या भूख नहीं लगना, शरीर में दर्द होना, ये सारे लक्षण होते हैं। बिल्कुल सर। और इनसे बचाव करना पालकों का बहुत ज़रूरी है इस समय, और इनसे बचा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा घर में ही रहा जाए और बाहर ना निकले तो ये बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल सर, आपका सुझाव बिल्कुल सही है, लेकिन आजकल पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ही बच्चों को सेंसिटिव बना रहे हैं। बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकालते, AC में रखते हैं ज़्यादातर, जिससे उनको गर्मी का बिल्कुल प्रभाव ना पड़े। लेकिन आज के बच्चे बहुत कमज़ोर हो रहे हैं, जैसे ही वे धूप में निकलते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। तो ये जो बीच की सिचुएशन होती है उसको कैसे हैंडल करना चाहिए बीइंग अ पेरेंट्स? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। बिल्कुल। जो हमारी एक डिक्टम है, तो बच्चों को प्राकृतिक जो मौसम है, आपका बिल्कुल सही कहना है कि प्राकृतिक मौसम से एक्सपोजर होना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये प्रकृति के नियम है। जी सर। तो ये बिल्कुल रिकमेंडेशन नहीं है कि दिन भर घर में ही रखा जाए, AC में ही रखा जाए। मौसम के बदलाव को भी बच्चों को, बड़ों को, सबको देखना चाहिए, महसूस करना चाहिए और अनुभव करना चाहिए। तो मेरा पालकों से यही कहना है कि गर्मी है तो एक निश्चित समय पे, जैसे अभी गर्मी का मौसम है तो सुबह के टाइम करीब 9, 10, 11 बजे तक हम बाहर खेल भी सकते हैं बच्चे, लेकिन जब तेज धूप हो रही हो तब अवॉइड करें बाहर निकलना भी और खेलना भी। उसी प्रकार से ठंड का मौसम है तो ठंड में भी एक्सपोजर होना चाहिए, बारिश का मौसम है तो थोड़ा बारिश का भी एक्सपोजर होना चाहिए, जिससे जो नेचुरल इम्यूनिटी है और नेचुरल जो प्रकृति के नियम है उससे बच्चों का और बड़ों का सबको भी एक्सपोजर हो और प्राकृतिक तौर पे वो
उनका शारीरिक विकास, बच्चों का स्पेशली शारीरिक विकास और मानसिक विकास होगा तो वो बेहतर रहेगा। बिल्कुल सर बहुत अच्छी बात बताई आपने कि जो पेरेंट्स हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि हर मौसम से आप अपने बच्चे को, अपने शिशु को फ्रेंडली बनाएं। वेद प्रकाश सर, आपसे जानना चाहेंगे, 9 तपे जब होते थे, जब हम पहले की बात कर लें, तब भीषण गर्मी पड़ा करती थी, बारिश नहीं होती थी, और आज के समय की हम बात करें तो जो 9 तपे से पहले ही भीषण गर्मी पड़ जाती है और 9 तपे में देखा जाता है कि बारिश ज़रूर होती है। तो इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि 9 क्या 9 तपे शिफ्ट हो चुके हैं? मुख्य प्रश्न ये है मेरा, क्या 9 तपे का जो ड्यूरेशन है वो आगे आ चुका है? देखिए, जो भारत का जो भौगोलिक स्थिति है उसको अगर आप देखें तो मतलब साउथ ईस्ट एशिया के एक बड़े भूभाग पे फैला हुआ है, और 9 तपे को हमें जनरलाइज नहीं करना चाहिए कि पूरे सभी जगहों पे ये एक ही पीरियड में होगा। अगर मैं मध्य प्रदेश की खासकर बात करूँ तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा है, वो लगभग बीचों बीच से गुजरती है, और ऐसे में जो 9 तपा है वो लगभग अधिकांश हिस्से आपके मई के आखिरी सप्ताह में आते हैं। जबकि मैं उत्तर भारत की बात करूं तो वो मई के दूसरे या तीसरे हफ्ते में इस तरीके से फॉल होगा। तो यहाँ पे अब अगर हम पिछले 10-20 सालों की बात करें तो लगभग 3 सालों में ऐसा हुआ है जब मई के आखिरी हफ्तों में भी बारिश देखने को मिली है, जिसको आप 9 तपा से रेफर कर रहे हैं। लेकिन इसके पहले ऐसा नहीं होता था। जो एक्सट्रीम टेम्परेचर है 45 to 46 डिग्रीज या कई जगह पे 47-48 डिग्री, ये हमारे मई के आखिरी हफ्ते में ही होते थे। बिल्कुल। इस बार भी अभी जो कंडीशन बन रही है, लगभग 2 से 3 दिन बाद फिर से बारिश की शुरुआत होगी, और मई के दूसरे और तीसरे हफ्ते बादल और बारिश के बीच जाएंगे। लेकिन मई का आखिरी हफ्ता जो 9 तपा का है वो फिर से गर्म वाला होगा, और उसमें हम हीट वेव देखने को मिल सकती है। बिल्कुल सर। तो आने वाले दिनों में मई की जो एंडिंग होगी वो काफ़ी भीषण गर्मी से हम लोगों को सामना करना पड़ेगा। राजेश सर, जानना चाहेंगे आपसे कि हमें तैयार रहना है लू के लिए, भीषण गर्मी के लिए, तो जब बच्चे घर से बाहर निकलते हैं, क्योंकि खेलते हैं कुछ बच्चे, तो उनको किस प्रकार का खान पान रखना चाहिए? ज़्यादातर देखा गया है कि ग्रीष्मकाल में बच्चे खाना नहीं खाते हैं, तो हम उनकी डाइट में कैसे चेंज ला सकते हैं जिससे वो हेल्दी भी रहें और लू के प्रकोप से भी बचे रहें? बिल्कुल। गर्मी के मौसम में थोड़ा सा हमारा मेटाबॉलिज्म भी चेंज हो जाता है, शरीर के जो पाचन तंत्र है या शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है वो भी चेंज हो जाता है। जी सर। और जैसे एक्सट्रीम गर्मी होती है, जो आपका सवाल है, तो उस समय ये इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। तो जहाँ तक हम स्वस्थ रहने की बात है, जो सबके लिए ही नियम होता है, तो न्यूट्रिशियस डाइट या बैलेंस डाइट, प्रॉपर नींद, आराम करना भी ज़रूरी है, और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज। जैसे बच्चे खेलते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही घर के अंदर रखना है, खेलना ही नहीं है, और पॉजिटिव एटीट्यूड, ये 4 एक स्तंभ है जो अपने शरीर को या स्वस्थ रहने के स्तंभ हैं। जहाँ तक गर्मियों में न्यूट्रिशन का सवाल है, तो न्यूट्रिशन ऐसा होना चाहिए, बच्चों में न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उनका शारीरिक विकास और मानसिक विकास की ये उम्र होती है। तो इस दौरान उनको जो न्यूट्रिशन लेना है वो इस प्रकार का लेना है जो संतुलित आहार हो, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन, फाइबर हो। और हमारे जनसाधारण के लिए वो डाइट हमें मिलेगी मिक्स्ड डाइट, या जिसमें सब कुछ हो। जैसे हमारे जो भारतीय खान पान होता है उसमें जनरली सभी कुछ होता है, जैसे कि दाल हो, सब्जियां हो, अनाज हो, और मौसमी फल हो, दूध हो, गुड़ हो। तो ये सब मिश्रण रहेगा तो बच्चों की इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी और रोगों से लड़ने की क्षमता भी रहेगी, और इस मौसम में वो अच्छे से इस सब चीज़ों का सामना कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से बताया। और वाकई में कैरी पना और लस्सी और मठा गर्मी में हमें ज़रूर उपयोग करना चाहिए, जिससे हमें लू बिल्कुल नहीं लगे। सर, अभी बार बार मौसम में बदलाव होता है, जैसा कि हम देखते हैं कभी भी बादल आ जाते हैं, कभी भी बारिश हो जाती है, और एकदम से जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाता है। उससे स्वास्थ्य में क्या प्रभाव पड़ता है शिशुओं के, या हम पेरेंट्स की बात करें या आम जनता की बात करें? तो जैसे बारिश हो रही है, गर्मी भी पड़ रही है, तो ऐसे मौसम में कभी कभी जो जनरली देखने में आता है कि कुछ इन्फेक्शियस प्रॉब्लम, संक्रमण होने वाली समस्याएं बहुत कॉमन हो जाती है। और इस मौसम में जनरली जो दस्त से संबंधित है, उल्टी दस्त से संबंधित है, या वाटर बोर्न डिजीज़ हम बोल रहे हैं, जैसे टाइफॉइड है, पीलिया है, जिसको हेपेटाइटिस ए भी बोलते हैं, तो इससे ये सारे इनके प्रकोप बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो आपके द्वारा या इस मंच से मैं सभी पालकों को बताना चाहूँगा कि इस दौरान हम पानी और खान पान का विशेष ध्यान रखें। पानी तब साफ़ सुथरा पानी हो, वो भलाई जो कन्वेंशनल पानी होता है जो 15-20 मिनट उबाल ले, उसके बाद भला ही आप ठंडा कर लें तो वो साफ़ हो जाता है। या फिल्टर की व्यवस्था है तो फिल्टर का पानी पिए। खान पान में ध्यान रखें कि बासा खाना थोड़ा अवॉइड करें, कटा पटा फल जो रखा हुआ है उसको अवॉइड करें,
बाहर जो खुले में सामान बिकता है उनको थोड़ा सा अवॉइड करें। तो इन सब चीज़ों का सावधानी रखेंगे। शौच जाने के बाद हाथ साफ रखें, स्पेशली बच्चों को ये सब चीज़ों की निगरानी और मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो जो मौसम जनित या इस मौसम में जो वाटर बोर्न डिजीजेज है उनको हम अवॉइड कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बहुत अच्छे से आपने बताया। और भी बातें करेंगे। हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक भी हैं सर वेद प्रकाश सर, आपसे जानना चाहेंगे। भारत में देखा जाता था 3 प्रमुख मौसम हुआ करते हैं, सर्दी, गर्मी और बारिश, और इस पैटर्न को एक फिक्स पैटर्न में चला करता था, लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा चेंज है। तो जी जो नया मौसम का पैटर्न है उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, इसको एक तो पहले तो भारतीय प्रदेश में समझना पड़ेगा। जो एक बहुत प्राचीन समय से कॉन्सेप्ट चल रहा है कि यहाँ पे 6 ऋतुएं होती हैं जी। पहले एक शुरुआत होती है विंटर सीजन से, जिसको हम जनवरी फरवरी बोलते हैं। उसके बाद फिर प्री मानसून जो मार्च अप्रैल मई, और साथ में उसी के ट्रांजिशन में समर सीजन, और फिर जहाँ पे जो रेन होती है वो भी समर रेन है, दैट इज़ मतलब उसको मानसून बोलते हैं। और उसके बाद फिर पतझड़ का या फिर शीत का जो नवंबर दिसंबर का मौसम आता है। बिल्कुल। तो ये जनरली जो हमारी ट्रेड विंड्स होती थी, व्यापारिक पवनें होती हैं, खासकर जो हिंद महासागर या फिर प्रशांत महासागर की तरफ से चलती हैं, तो उसके परिदृश्य में ये चलता था कि जैसे जैसे जनवरी से हम मार्च की तरफ या फिर मार्च से अप्रैल की तरफ बढ़ते हैं, तो वहाँ पे जो सूरज की किरणें हैं वो भारतीय महाद्वीप के ऊपर सीधी पड़ने लगती हैं, और जो गर्मी का असर है वो तेज़ होने लगता है, और मई जून आते आते मानसून का आगमन हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन अभी अगर हम एक जलवायु पैटर्न की बात करें, तो ये जो ट्रेड विंड्स है, इसके साथ साथ जो पश्चिमी विक्षोभ है या फिर जिसको हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलते हैं, इसका प्रभाव भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सिर्फ ट्रेड विंड्स का नहीं है, और साथ में जो बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्सों में प्रतिचक्रवाती या एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनते हैं, उसका इम्पैक्ट भी। तो ये तीनों जो कारण है ये मिलके अब भारतीय ऋतुओं को प्रभावित कर रहे हैं। अब इसमें होता ये है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है या अटलांटिक ओशन में वहाँ पे ओरिजिनेट होते हैं, जो भी वहाँ पे लो प्रेशर या डिप्रेशन सिस्टम है, और फिर वो मेडिटेरियन सी या फिर अरेबियन सी के नॉर्दर्न पार्ट्स में होते हुए भारत के पश्चिमी भूभागों को या फिर जो मध्य हिस्से उनको प्रभावित करते हैं। और ये जनवरी से मई तक ये क्रम चलता रहता है, जैसा हम देख रहे हैं कि हर 2-3 दिन में बारिश होती है। सिमिलरली जो नॉर्वेस्टर्स है या बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्से में प्रतिचक्रवाती एंटी साइक्लोन का असर है, उसकी वजह से काल बैसाखी खासकर जो पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा है या उड़ीसा या बंगाल का हिस्सा है, वहाँ पे ये बारिश की घटनाएं कराते हैं। बिल्कुल। तो अब ये जो बारिश की घटनाएं कराने वाले जो कारक हैं, चूँकि ये साल भर एक्टिव रहने लगे हैं, तो अब बारिश सिर्फ मानसून में ना होके जनवरी से लेकर दिसंबर तक देखने को मिल रही है। ऑफ कोर्स जो उसका इंटेंसिटी है, रेनफॉल का अमाउंट है, वो मानसून में ज़्यादा होगा, बाकी टाइम पे कम होगा। तो अब ऐसे में जब बारिश बार बार आ रही है, तो जो लगातार गर्मी का या फिर ठंडी का, खासकर अगर हम जनवरी फरवरी की बात करें, तो वहाँ पे शीत लहर या कोल्ड वेव के जो दिन हैं वो भी या तो होते नहीं हैं, या फिर होते हैं तो एकदम से लगातार बहुत एक्सट्रीम लो टेम्परेचर्स देखने को मिलते हैं। वैसे ही गर्मी के मौसम में जो लू के दिन है या तो होते हैं, तो फिर लगातार जैसे अभी जो पेनिसुलर इंडिया है, दक्षिण भारत का क्षेत्र है, तेलंगाना है, कर्नाटक है, आंध्र, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लू की घटना है, जबकि शेष भागों में लगभग सुहावना मौसम बना हुआ है। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छे से विस्तार से जानकारी दी कि किस प्रकार से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मौसम बदल रहे हैं हमारे भारत में। हमारे साथ राजेश सर हैं। सर, चलते चलते आप हमारे दर्शकों को क्या टिप्स देना चाहेंगे, क्योंकि ग्रीष्मकाल में कई सारी बीमारियां हो जाती हैं, नोज़ भी ब्लीड होती है। सर, संक्षिप्त में आप हमारे दर्शकों को संदेश दें। जी, जैसे गर्मी का मौसम है, तो हम सभी पालकों से बच्चों की सुरक्षा के लिए बोलना चाहेंगे कि पहले तो जनरल स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बिल्कुल, न्यूट्रिशन का ध्यान रखें बच्चों का, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि मिक्स्ड डाइट पर ध्यान रखें, बच्चों की नींद बराबर हो इस पर ध्यान रखें, और जहाँ तक यथासंभव हो थोड़ा जब तेज़ गर्मी का टाइम आता है, जैसे 11-12 बजे से लेकर 3 बजे तक, उस समय बाहर निकालने नहीं निकले तो अच्छा रहेगा। किसी कारणवश आवश्यकता के अनुसार निकलना पड़ रहा है तो कॉटन के कपड़े पहन के निकले। बिल्कुल। बच्चों के सर को जो है कॉटन के कपड़े से ढक दे, और हो सके बल्कि यथासंभव उनको लिक्विड चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा देते हुए बाहर निकले। जैसे आपने जिक्र किया कि पना हो सकता है, छाछ हो सकती है, दही हो सकता है, नारियल पानी हो सकता है, शिकंजी हो सकती है। तो जब भी घर से बाहर निकले, आवश्यकता पड़ने पर, आवश्यक हो तो ये लिक्विड चीज़ लेके ही बाहर निकले, और कहीं और थोड़ा सा बाहरी चीज़ों से, बाहरी खानों से थोड़ा अवॉइड करें। कटा फल या बासी सामान को अवॉइड करें, जिससे कि हम दस्त, उल्टी, टाइफाइड और वाटर बोर्न डिजीज़ या
पानी से जनित बीमारियों से बचाव कर सकें। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजेश टिक्कर सर। साथ ही में हमारे साथ वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक श्री वेद प्रकाश सर थे, जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताई। और वाकई में हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखना भी बहुत ज़रूरी है, हमारे बॉडी में जो वाटर लेवल है उसको मेंटेन रखना भी बहुत ज़रूरी है, प्रकृति को संरक्षित रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दर्शकों, उम्मीद करेंगे कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। इसी के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। नमस्कार। अरे